हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आज आप लोगों के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास से दास वंश के एक महत्वपूर्ण शासक बलबन और उनके राजत्व के सिद्धांत इसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। बलबन के राजत्व के सिद्धांतों का वर्णन करें। बलबन का राजत्व सिद्धांत दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। दरअसल इल्तुतमिश के अयोग्य उत्तराधिकारियों के शासन के पश्चात बलबन जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आरूढ़ हुआ तो साम्राज्य की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। ठीक है, इसलिए स्थिति पर नियंत्रण एवं कुशल प्रशासन हेतु बलबन ने राजत्व के सिद्धांतों को अपनाया था। बलबन के राजत्व के सिद्धांत का स्वरूप फारस के राजत्व से प्रेरित था। इसका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि अर्थात नियाबते खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा की दृष्टि से वह केवल मोहम्मद के बाद है। ईश्वर का प्रतिबिंब है और उसका हृदय दैवी प्रेरणा व क्रांति का भंडार है। उसने इस बात पर बल दिया कि राजा को शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है, इसलिए उसके कार्यों की सार्वजनिक जांच नहीं हो सकती है। वह निरंकुशता को राजत्व का शारीरिक रूप बताता है। दिखावटी मान मर्यादा एवं प्रतिष्ठा को बलबन के राजत्व के लिए अनिवार्य बना दिया था। अपने पूरे शासनकाल में उसने साधारण व्यक्तियों से कोई संपर्क नहीं रखा। उसने राजा के पद को दैवीय संस्था के रूप दिया, जिसका जनसाधारण के साथ कोई निकट संपर्क नहीं होना चाहिए। उसका विचार था कि अगर राजत्व को जनता के निकट लाया जाए तो उसका अंत हो जाएगा। परिणाम यह होगा कि साधारण लोग भी राजपद की लालसा करने लगेंगे, इसलिए प्रजा से दूरी आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे। वंशावली के महत्व पर अधिक बल देते हुए उसने स्वयं को फिरदौस के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब के वंशज से संबंधित घोषित किया। बलबन ने लगभग 30 अधिकारियों को इसलिए पदच्युत कर दिया क्योंकि वे उच्च वंश के नहीं थे। उसने कहा था कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार का व्यक्ति देखता हूं तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। बलबन ने अपने राजत्व को प्रभावशाली बनाए रखने के लिए फारस की रहन सहन की परंपरा को अपनाया। अपने व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन में उसने फारस के रीति रिवाजों का अनुकरण किया। उसने अपने दरबार का स्वरूप भी ईरानी परंपरा के आधार पर निर्मित किया। बलबन स्वयं संपूर्ण राजसी वैभव के साथ ही दरबार में उपस्थित होता था। उसने भयानक दिखने वाले अंगरक्षकों को नियुक्त कर रखा था। बलबन ने सामाजिक सभाओं में
होने वाले नृत्य, संगीत, मदपान सभी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। फारसी परंपरा का अनुकरण करते हुए उसने दरबार में सिजदा एवं पायबोस की प्रथा अपनाई और इसे सख्ती से लागू किया। उसके दरबार में हंसी मजाक या फालतू बात करना सख्त मना कर दिया था। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था तथा सिर्फ वजीर ही दरबार में उससे वार्तालाप कर सकता था। बलबन ने कठोरता पूर्वक अपने व्यक्तित्व को राजत्व के लिए बलिदान कर दिया। उसने अपने पुत्र की मृत्यु पर भी दरबार में अपनी दुर्बलता को प्रकट नहीं किया, परंतु वह एकांत में अपना दुख स्वयं प्रकट करता था। समारोहों के समय दरबार की शानो शौकत दर्शनीय होती थी। इसी प्रकार जब वह जुलूस में जाता था तो सैनिक चातुर्दिक चमचमाती तलवारों के साथ चलते थे। तलवारों की चमक, उसके मुख की क्रांति और सूर्य की चमक से जुलूस अत्यंत प्रभावशाली लगती थी। इन जुलूसों का उद्देश्य जनता के मन में भय व आतंक उत्पन्न करना था, जो राजत्व की प्रतिष्ठा का एक मूल तत्व था। बलबन ने ईश्वर, शासक तथा जनता के त्रिपक्षीय संबंध को राज्य का आधार बनाने का प्रयत्न किया। इसी कारण उसने जनहित को शासन का व्यवहारिक आदर्श बनाया। राजत्व को वह विरासत मानता था तथा विरासत से प्राप्त होने वाले राजत्व ही वास्तविक तथा औचित्यपूर्ण था। इस प्रकार राजत्व यदि क्रूर हो तब भी जनता को उसे स्वीकार करना पड़ेगा, परंतु जो राजत्व विरासत में प्राप्त नहीं होगा वह अल्पकालीन होगा तथा जनता का समर्थन प्राप्त नहीं कर सकेगा। बलबन कुरान के नियमों को शासन का आधार मानता था। उसका विश्वास था कि राज्य को धर्म के अनुसार चलाना चाहिए, परंतु यह केवल आदर्शवादी बलबन के विचार थे। वास्तविक परिस्थितियों के कारण उसे अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन करना पड़ा। यथार्थवादी होने के कारण ही उसने इस्लाम धर्म को राजनीति से अलग रखने की चेष्टा की। उसका राजत्व न्याय पर आधारित था। वह न्याय को शासक का सर्वोच्च दायित्व समझता था। बलबन का विश्वास था कि केवल न्याय पालन करके ही वह न केवल अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकता था, वरन धर्म की रक्षा तथा राजकीय कर्तव्य की पूर्ति भी कर सकता था। इसके लिए उसने बरीद नामक गुप्तचरों का सहारा लिया, जो साम्राज्य में घूम घूमकर घटनाओं की जानकारी उसे देते थे। सुल्तान इन सूचनाओं के आधार पर न्याय करता था। उसका राजत्व शक्ति पर भी आधारित था। उसने अनुभव किया कि उसकी निरंकुशता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा तुर्क अमीर थे। इसके लिए उसने चहगानी, जिसको हम चहलगानी भी कहते हैं, के सदस्यों का नाश करवा दिया। उसने निम्न वर्ग के तुर्कों को
उच्च पद प्रदान किए। इसके साथ साथ उसने सेना का पुनर्गठन किया। उसने सेना में वृद्धि के साथ साथ निष्ठावान एवं योग्य पदाधिकारी ढूंढे। उसने अपने सैन्य अभियानों को गुप्त रखा तथा इस बात का भी ख्याल रखा कि युद्ध के लिए कूच करते समय जनसाधारण को कोई हानि ना पहुंचे। अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों के आलोक से निष्कर्ष हम पाते हैं कि बलबन का राजत्व सिद्धांत मूलतः प्रतिष्ठा, शक्ति तथा न्याय पर आधारित था। दरअसल बलबन प्रारंभ में एक दास था, परंतु अपनी योग्यता व प्रतिभा के बल पर वह मंत्री फिर शासक बना। लेकिन वह दासता से मुक्त नहीं हो पाया था। यही कारण था कि उसने दैवी दायित्व की आड़ में अपनी सत्ता को वैधानिक रूप देने का प्रयत्न किया और इस कार्य में वह पूर्णतः सफल भी रहा, परंतु अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने में वह असफल रहा, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद ही उसका साम्राज्य अंत हो गया, क्योंकि खिलजी शासक जलालुद्दीन खिलजी ने उसके अंतिम शासक कैमूर्स की हत्या करके खिलजी वंश की नींव रखी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।